नाउ स्टार्ट एमओटी। तो पार्ट 2 में पहला पॉइंट लिखो, एमओटी इज एक्सटेंडेड कंसेप्ट ऑफ वीवीटी। एमओटी इज एक्सटेंडेड concept of VBT, extended concept of VBT। अब मेरे को बताओ कि VBT ने क्या सिखाया था, मेन क्या हमें सीखे थे VBT में? ओवरलैपिंग करना। उसके अलावा तो सब कुछ तो फेल हो गया था उसका। VBT में ओवरलैपिंग करना ही सीखे थे ना, सिग्मा और पाई इसका मेन है। VBT में और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें तो इसका रूप कौन ले लिया था? हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि बहुत चीजें तो गलत बता रहा था। इसका जो मेन पार्ट है VBT में वो ओवरलैपिंग और सिग्मा और पाई है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल में हमने हाइड्रोजन पे ग्राफ भी देखा था, ये वाला ग्राफ याद होगा तुम लोग, ग्राफ ये वाला। तो मान लो एक हाइड्रोजन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम है, दोनों आपस में ओवरलैपिंग हुआ और क्या बना? H2। तो ये एटम है और ये एटम है, दोनों एटम मिलके क्या बने? मॉलिक्यूल्स। क्या बना? मॉलिक्यूल्स बना ना, मॉलिक्यूल्स। और इसमें कौन सा बॉन्ड बना? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड बना? कोवैलेंट बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड बना और इसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ। तो VBT ने बोला कि इस हाइड्रोजन का जो ये एटम है और इस हाइड्रोजन का जो ये एटम है और इस एटम का, हाइड्रोजन जो एटम, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होगा और इस हाइड्रोजन का ऑर्बिटल क्या होगा? s में होगा और ये न्यूक्लियस है। दोनों एक दूसरे के पास आए और दोनों क्या हुए? ओवरलैप हुए। दोनों ओवरलैप हुए और ओवरलैप होने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर ओवरलैप हो गया है, यानी ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन हमारा क्या बन गया? H2 बन गया। दोनों के अंदर ये कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग हो गया और ये डुप्लेट कंप्लीट हो गया इसका। VBT ने इतना ही सिखा के हमें दिया था क्या? कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल one atomic orbital combined with another atomic orbital they form, this one is, इसको हम ऐसे नहीं लिखे, अब हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको मैं अलग से लिख रहा हूं। तो ये क्या बनाएगा? वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यही बनाया ना। यानी एक AO, वन AO बोले तो एटॉमिक ऑर्बिटल, कंबाइंड विथ अनदर AO फॉर्म वन MO। एक एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइंड होगा तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये VBT ने हमें बताया था, ये सब हम पहले से जानते हैं। अब ध्यान देना, यहां VBT में साइन वगैरह का कोई डिस्कशन नहीं था। चलो हम यहां साइन ले भी लेते हैं। यहां प्लस है, ठीक है, और यहां पर भी प्लस है। दोनों जब कंबाइंड हुए तो यहां पर ये ऐसा प्लस बना। चलो हम साइन ले भी लेते हैं, यहां पर ऐसे बना। यानी एक AO और एक AO जब कंबाइंड हुए तो क्या बनेगा? एक MO बनेगा। यानी इसको हमने ऐसे लिख दिया साइन के साथ, इसको हमने साइन के साथ लिखा, इसको साइन के साथ लिखा और इसको हमने MO लिख दिया। तो वन AO कंबाइंड विथ अनदर AO फॉर्म वन MO। ये हमें VBT ने बताया, ठीक है। और हाइड्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो हम
1 सिग्मा, अभी छोड़ो इसके बारे में। तो इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना वीवीटी ने बताया था, पहले इसको लिखो। अब इस चीज को एमओटी कैसे आगे लेके जाएगा, यानी वीवीटी को ही एक्सटेंडेड फॉर्म है ये। एमओटी जो है इसके एक्सटेंडेड फॉर्म है, मतलब इसी को आगे लेके गया है वो। अब कैसे आगे लेके जाएगा वो मैं बता रहा हूं। तो पहले वीवीटी का चीजें लिख लो कि इतना हुआ है। तो इसीलिए बोला जाता है एमओटी इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वीवीटी। ये इतना बता के छोड़ दिया था, इसके बाद आगे एमओटी लेके जाएगा। और सारे चीजें पहले ध्यान से सुनना। एस ऑर्बिटल में पूरा, इस ऑर्बिटल में, हाँ यहाँ पूरा चार्ज प्लस ही लिखो, माइनस नहीं लिखो। यहाँ प्लस ही लिखना है, ठीक है, प्लस ही लिखना है, माइनस मत लिखो। लिख लिए? हो गया? इतना सबको क्लियर हुआ ना? एक एओ क्या बनेगा? 1 एमओ। सबने लिखा क्या? अब वीवीटी क्या किया, ये बोला कि गलत नहीं है, ये सही है। इसने बोला कि नहीं, ये बिल्कुल सही बताया। लेकिन सॉरी एमओटी ने बोला कि नहीं, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइंड होते हैं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैप होता है, तो H2 तो बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड भी बनेगा। लेकिन उसने बोला कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन वाला, ये जब कंबाइंड होगा, ठीक है, मैं तो 1AO प्लस 1AO, 1 एटॉमिक ऑर्बिटल और 1 एटॉमिक ऑर्बिटल व्हेन कंबाइंड देन इट फॉर्म, यहां पर इसने क्या बोला, 1 एमओ बनेगा, और इसने बोला नहीं 2 एमओ बनेगा। एक बनेगा बॉन्डिंग एमओ, बॉन्डिंग एमओ, इसके बारे में समझा रहा हूं अभी, सारे चीजें सुनना पहले। बॉन्डिंग एमओ, और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग एमओ। एक बनेगा बॉन्डिंग एमओ और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग एमओ। यानी पहला क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि इन MOT 1AO प्लस 1AO फॉर्म हाउ मेनी MO? आप बोलोगे 2MO। जबकि VVT क्या बोल रहा था, बाद में हम बात करेंगे कि बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग क्या है, वो सब बाद में बात करेंगे। ये बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग क्या है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन यही उठाएगा कि VVT बोल रहा था 1AO 1AO 1MO बनेगा, लेकिन MOT बोल दिया 1AO 1AO 2MO बनेगा। कैसे बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग क्या है, सब आगे हम सीखेंगे। तो अगर बोलेगा कि n एटॉमिक ऑर्बिटल अगर जनरेट हुआ, मान लो n एटम और n एटम कंबाइंड हुआ, यहां एक एटम 2 एटम हुआ, मान लो n एटॉमिक ऑर्बिटल और n एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कितना MO बनेगा? वो NAO और NAO। तुम लोग वॉल्यूम में शायद क्वेश्चन होगा भी, हाउ मेनी MO विल फॉर्म? 2NAO होगा ना। जितना सेंटर है उतना उसके डबल सेंटर जनरेट करेगा। यहां 2 सेंटर से 2 सेंटर बनाएगा, यहां 2 सेंटर को क्या कर दिया, एक सेंटर में कन्वर्ट कर दिया।
दो सेंटर, टू सेंटर विल बी कन्वर्टेड इनटू वन सेंटर, लेकिन यहां पर दो सेंटर बनाएगा, वो बाद में मैं बनाऊंगा कैसे दो बनाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहीं से उठाएगा, ये दो सेंटर है तो दो ही सेंटर आपको बनाना है। अगर n सेंटर है तो आपको n बनाना है। 2n होगा या n होगा? 2n होगा ना। अगर ऐसे पूछेगा कि 2nmo बना तो कितना AO और कितना AO जनरेट हुआ, कितना AO और कितना AO कंबाइंड हुआ होगा। तो ये पूछेगा तो ये बता लेंगे, ये पूछेगा तो ये बता लेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन शायद तुम्हारे वॉल्यूम में आएगा ये। इसको पहले लिखो, फिर हम बात करेंगे कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या है। तो इसने कुल मिला के VBT ने क्या बताया, VBT ने केवल इसके बारे में डिस्कस किया था, बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था, एंटी बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस नहीं किया था। इसीलिए बोला जाता है कि MOT इज एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट ऑफ VBT। इसने केवल बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था, बॉन्डिंग ही है, वो बाद में हम बताएंगे बॉन्डिंग कैसे है, ये बॉन्डिंग ही है। तो इसने केवल BMO के बारे में बात किया, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसने BMO के साथ साथ ABMO के बारे में बात किया। इसको शॉर्ट में भी लिखना, क्वेश्चन में ऐसे भी लिखता है, इसको BMO बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसने केवल BMO के बारे में डिस्कस किया, ABMO के बारे में डिस्कस MOT ने किया है। तो कुल मिलाकर अभी तक सोच लो कि जो VBT ने डिस्कस किया वो बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया। बॉन्डिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग क्या है, वो अलग से हम सीखेंगे। ये केवल BMO के बारे में बताया और ये BMO के साथ साथ ABMO के बारे में बताया। वो अलग बात है कि BMO सर क्या है और ABMO क्या है, वो हम अलग सीखेंगे। तो ये चीज समझ में आया कि एक्सटेंडेड फॉर्म कैसे है। जो हम पहला लाइन लिखवाए कि MOT इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ VBT, ये समझ में आया कहां से स्टार्ट किया MOT। तो MOT जहां VBT छोड़ दिया था उसके आगे स्टार्ट करेगा। ये तो डिस्कस इसने भी किया है, अब ये डिस्कशन एक्स्ट्रा MOT में जाएगा, उसी को एक्सटेंडेड फॉर्म बोल दिया जाता है। तो हम बाद में भी सीखेंगे, अभी मतलब अब सीखेंगे कि बॉन्डिंग क्या है और एंटी बॉन्डिंग क्या है, ठीक है। ये चीजें VBT में और MOT में क्लियरिटी होना चाहिए। अच्छा, VBT में साइन उतना नहीं बताया था, साइन नहीं बताया। अब आते हैं साइन के ऊपर, तो यहां से थोड़ा इमेजिन करना। अब VBT छोड़ दो, अब हम MOT लेके चलते हैं। तो मैं तुम्हें पहले बता दूं, अब VBT छोड़ दो, अब ये सोचना है कि जब दो न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे तो दो सेंटर जनरेट होगा, एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। अब कैसे दो सेंटर जनरेट होगा, अब ध्यान से सुनो। अब मान लो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है, तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस चीज को पढ़ेंगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो वेव बनाते हुए चलता है। तो इस चीज को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन वेव बनाते हुए चलता है, ये इलेक्ट्रॉन वेव बनाते हुए चलता है, ये इलेक्ट्रॉन, इसी चीज को VBT के पास इस चीज का नॉलेज नहीं था, यानी MOT उसमें वेव के साथ अपना एक्सप्लेनेशन दिया है। VBT को वेव का नॉलेज नहीं था, तब तक केमिस्ट्री में ये बात किसी को मालूम नहीं था कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलता है। तो अभी इस चीज को मान लेना है, क्योंकि तुम लोग अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े भी नहीं हो। अभी हमें क्या जानकारी है कि एटम जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ पे चलता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, वेव बनाते हुए चलता है। यानी अब यहां से हमें वेव मैकेनिकल मॉडल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी VBT में एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट लेके आया है इसमें। तो इसीलिए पार्ट 2 में थोड़ा सोचना डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहां पर जो VBT MOT जो बात करेगा, MOT जो बात करेगा, अब जब हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें दो तीन साइंटिस्ट आएंगे। एक आएगा डी ब्रोगली कंसेप्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है, डी ब्रोगली आएगा। एक आएगा हेजनबर्ग,
स्पेलिंग देख लेना। और एक आएगा सोजिंगर, सोजिंगर वेव इक्वेशन बोला जाता है। आज के टाइम में जो हम 1s2 2s2 जो फिलअप करते हैं, तो इसमें पॉली एक्सक्लूसिव पॉली प्रिंसिपल है, ठीक है। तो जो हमने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया है 1s2 1*1s2, तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि क्या इसमें पॉली प्रिंसिपल फॉलो होता है, तो हाँ होता है। इसमें अबाउ प्रिंसिपल फॉलो होता है, याद है कि भूल गए प्रिंसिपल? अबाउ प्रिंसिपल फॉलो होता है, ठीक है। यानी जिसका एनर्जी कम है उसको पहले भरा जाता है, और जिसका एनर्जी ज्यादा है उसको बाद में भरा जाता है। यही भरना सिखाया था ना। इसका मतलब बॉन्डिंग का एनर्जी कम है इसलिए पहले भरा गया है, और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा है इसलिए बाद में भरा गया है। ये आपका अबाउ प्रिंसिपल पॉली प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और ये आपका हंस रूल को ही फॉलो करता है। तो पहला पॉइंट कहीं पर एक स्क्वायर ब्रैकेट है, उसको ब्रैकेट में लिखो कि ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन सीखा है उसमें ये तीनों रूल फॉलो होता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या इस कॉन्फ़िगरेशन में तीनों रूल फॉलो होता है, तो हाँ होता है। तो कहीं पर स्क्वायर ब्रैकेट में ये आप लिखो, इसको बोलेंगे डी ब्रॉगली प्रिंसिपल और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और सोजिंगर वेव। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो मैं इसका बस कंक्लूजन बताऊंगा इन्होंने क्या बताया। लेकिन उससे पहले एक चीज लिख लो यहाँ पे कि जो हमने इससे पहले एमओटी में कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था उसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या उस कॉन्फ़िगरेशन में अबाउ प्रिंसिपल फॉलो होता है, तो हाँ होता है। अबाउ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जिसका एनर्जी कम होता है उसको पहले भरा जाता है। तो इसका एनर्जी कम है इसलिए पहले भरा गया है, और इसका एनर्जी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ कंक्लूजन एक भी लिख सकते हैं कि सिग्मा 1s2 का एनर्जी कम है और सिग्मा nt 1s2 का एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी यानी कि कॉन्फ़िगरेशन में तुमको इसलिए सिखाया था, दिस वन इज बॉन्डिंग और दिस वन इज एंटी बॉन्डिंग। यानी बॉन्डिंग का एनर्जी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर यानी BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होता है, और ABMO यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहेंगे? BMO में या ABMO में? लेस एनर्जी में रहना चाहेंगे या मोर एनर्जी में? ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहेंगे? लेस एनर्जी में। तो लेस एनर्जी किसका है? लेस एनर्जी किसका है? BMO का। इसीलिए बार बार जब तुम कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे थे तो BMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहा था और ABMO में इलेक्ट्रॉन कम मिल रहा था। और जहां बराबर मिल रहे थे वहां एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था, जहां बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा था। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO डिवाइड बाई 2। अगर दोनों बराबर हो जाते थे तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता था, हम बोलते थे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमेशा BMO का इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? ज्यादा। तो इसीलिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखवा दी, पहले बताया था, ताकि सब चीजें थोड़ा ऑब्जर्व हो। तो कॉन्फ़िगरेशन में अबाउ रूल, पॉली प्रिंसिपल, हंस रूल तीनों फॉलो होता है। अबाउ प्रिंसिपल का मतलब ये होता है जिसका एनर्जी कम होता है उसको पहले भरा जाता है, जिसका एनर्जी ज्यादा होता है उसको बाद में भरा जाता है। इसका मतलब हम कंक्लूजन निकाल लिए कि बॉन्डिंग का एनर्जी कम होगा, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होगा। यानी BMO का एनर्जी कम होगा, ABMO का एनर्जी ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन्स कहां रहना चाहेंगे? BMO में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में रहना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहते हैं? लोअर एनर्जी में रहना चाहते हैं। क्लियर हो गया इतना?
चलो ये मैंने इसलिए बताया कि ताकि तुम थोड़ा सोचो कि बीएमओ क्या है और एबीएमओ क्या है। ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया था उसमें जहां स्टार नहीं था वो बीएमओ है, और जहां स्टार लिखवाया तो क्या है, एबीएमओ, एंटी बीएमओ। हम उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि बीएमओ कब जनरेट होता है और एबीएमओ कब जनरेट होता है। अब ध्यान से सुनना, उसको बताने के लिए हम थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर में गए और इस तीन को हमने बस नाम लिया। तो कभी भी अगर आएगा कि क्या एमओटी में इनका रोल है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे हाँ तीनों का रोल है। तो लिख लेना कि एमओटी में इनके ही प्रिंसिपल के बेसिस पे एमओटी का क्या किया गया है, आगे बढ़ाया गया है। यानी वीबीटी को आगे बढ़ाने के लिए इनका ही कॉन्सेप्ट लेके आगे बढ़ाया गया है एमओटी को, तभी निकल के आया था बीएमओ और एबीएमओ। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ते हैं, और सोजिंगर वेव, ये तीन साइंटिस्ट थे। अब बोर जो भी बात बोला था वो सब कुछ गलत बोला था, सब कुछ नहीं, मतलब एटम सर्कुलर पाथ पे सराउंड होता है, सब गलत है। वो एटम जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव पाथ बनाता है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इस साइंटिस्ट ने क्या बोला था जो हमें यहाँ पढ़ना है। तो इतना ही बोला था कि इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे वेव बनाते हुए घूमता है। तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, इसको बाद में हम डुअल नेचर भी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus, electron revolve around the nucleus according to de Broglie, electron revolve around the nucleus on wave path, और ऐसा पाथ बनाओ तुम, ऑन वेव पाथ। तो ये दोनों चीजें बताने के लिए हम ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन वेव पाथ बनाता है, और यहीं से केमिस्ट्री में क्रांति आ गया था। इसीलिए बोर का सारा चीजें छोड़ के हम आज जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम मॉडर्न केमिस्ट्री, क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं। क्वांटम थ्योरी इन्हीं का दिया हुआ है सब, हर चीज वेव बनाता है। हम भी जो चल रहे हैं तो वेव भी बनाते हैं, हम लिनियर नहीं चल रहे हैं, हम वेव बनाते हैं। लेकिन लेमडा का वैल्यू इतना कम हो जाता है कि हम उसको लिनियर बोल देते हैं, नहीं तो न्यूटन का फिजिक्स सब गोल हो गया होता। एक अगर रोड पे व्हीकल्स भी चल रहा है तो वेव बनाते हुए चल रहा है, लेकिन उनका लेमडा इतना कम होता है, ये ऐसे लेमडा नहीं होता है, इनका लेमडा इतना कम होता है कि हम लिनियर मान लेते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक जितना छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, चार्ज पार्टिकल को ट्रांसफर किया जाएगा तो वेव बनाता है वो। तो यहां से केमिस्ट्री में वेव इंट्रोड्यूस हो गया है। तो हम उस चीज को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए इतना जान जाना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव बनाते हुए चल रहा था। ये चीज क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे। तो ये तीन साइंटिस्ट ने क्या, बस इतना मिलकर हम बता रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है अपना वेव पाथ बनाते हुए चल रहा है। अब ध्यान से सुनना, अब हम यहां से ओवरलैपिंग के बारे में सोचेंगे। ओवरलैपिंग, अब यहां से हम ओवरलैपिंग के बारे में सोचेंगे। ये डायग्राम निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है। अब यहां से हम ओवरलैपिंग के बारे में सोचेंगे, तभी हमें बीएमओ और एबीएमओ का नॉलेज आएगा। अब ध्यान से सुनो। तो ओवरलैपिंग करने से पहले मैं थोड़ा फिजिक्स में जा रहा हूं, और फिजिक्स में कंस्ट्रक्टिव वेव बता रहा हूं। ध्यान से सुनना। मान लो तुम नदी के किनारे बैठे हुए हो और पत्थर मार रहे हो, तो वेव निकलता है, वेव बनता है ना। मान लो यहाँ पर पानी है और पत्थर फेंके, वेव निकलेगा ना। यहाँ से यहाँ बीच में पत्थर फेंक दिए, वेव निकलेगा। अब दूसरा जो पत्थर यहीं पर फेंके तो ये ऐसे निकलेगा। अगर मान लो एक वेव ऐसे निकला और तुम पत्थर यहां से फेंक दिए, तो ये वेव जो है हाइट कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा?
तो ऐसे नॉर्मली सोचो, हमने पानी में पत्थर फेंका, जहां पहला पत्थर फेंका था वहीं दूसरा पत्थर फेंका, आसपास वहीं फेंक रहा है, तो वो पानी का जो हाइट है वो बढ़ेगा या घटेगा? पानी का हाइट जो है वो बढ़ेगा या घटेगा? या मान लो तुम रस्सी को ऐसे ऐसे हिला रहे हो और रस्सी वेव बना रहा है, और वहीं पर तुम और जोर से हिलाओगे, तो उसका हाइट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव। और जब हाइट घटेगा तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव वेव। यानी एक वेव ऐसे जा रहा है और दूसरा वेव भी ऐसे ही जा रहा है, तो दोनों मिलके इसकी हाइट को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और एक वेव ऐसे जा रहा है और एक वेव ऐसे जा रहा है, तो हाइट को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हम यहां से उसी चीज के बारे में बता रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव वेव। क्योंकि हमें चीजें क्या समझा रहे हैं? ये समझा रहे हैं तुम्हें। हमारा मेन पर्पस है क्या समझाना? कि बीएमओ क्या है और ए बीएमओ क्या है। इसी चीज को हमें समझाना है कि ये बीएमओ क्या है और ए बीएमओ क्या है। ये हमें चीजें जानना है कि ये बीएमओ और ए बीएमओ क्या होता है। तो इसको हमें वेव से समझाना पड़ेगा। मतलब इसको समझाने के लिए देखो कितना अभी बेसिक चीजें हम पढ़ा रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टिव वेव का मतलब होता है जब दो वेव सेम फेज में मिले। सेम फेज का मतलब ये होता है कि इसका प्लस और इसका प्लस, मतलब इसके प्लस के साथ प्लस मिले और इसके माइनस के साथ माइनस मिले। तो when two wave are merged to each other in same phase। फेज कहने का मतलब क्या हुआ? ये साइन, ये लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव और लाइन के नीचे है तो नेगेटिव। प्लस के साथ प्लस मिले, माइनस के साथ माइनस मिले, इन सेम फेज, देन कंस्ट्रक्टिव वेव विल फॉर्म। देन कंस्ट्रक्टिव वेव विल फॉर्म। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है कि हम सीख क्या रहे हैं। हम सीख रहे हैं बीएमओ क्या होता है और ए बीएमओ क्या होता है। मेन हम यही सिखा रहे हैं। तो उसको सिखाने के लिए कहीं ना कहीं वेव इंट्रोड्यूस हुआ है, और वेव को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम फिजिक्स में गए। जब दो वेव सेम फेज में मिलेंगे, सेम फेज का मतलब समझ में आ गया ना? प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस, तो एक कंस्ट्रक्टिव वेव बनेगा। और इसका जो हाइट होगा यानी एम्पलीट्यूड जो होगा वो बढ़ जाएगा। इसका हाइट क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो जब ये दो वेव मिलेंगे तो इनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। यानी ऐसे सोचो, नॉर्मल तरीके से डेली लाइफ में हमने पत्थर फेंका पानी में, पानी ने वेव बनाया। पत्थर फिर दोबारा फेंको, पानी का हाइट बढ़ जाता है। फिर पत्थर फेंको, पानी का और हाइट बढ़ जाएगा। फिर पत्थर फेंको, पानी का और हाइट बढ़ जाएगा। यानी जितना वेव उसके साथ ऐड होता जाएगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो वेव उसी को बोला जाता है कि दोनों सेम फेज में मिल रहे हैं। अगर मान लो हमने वेव ऐसे बना रहा है और पत्थर यहां फेंके, तो ये दोनों अपोजिट फेज में मिलेंगे। एक इधर से जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, ये दोनों अपोजिट, तो उसको हाइट को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। लेकिन ये हाइट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। इसको कंस्ट्रक्टिव वेव बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो एम्पलीट्यूड होता है, इस एम्पलीट्यूड को केमिस्ट्री के अंदर साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। साई, इसको साई बोलते हैं। ठीक है, लिखो, हाथ पेन दिमाग सब चलना चाहिए साथ में, यानी बैठे हुए हैं। इस एम्पलीट्यूड को क्या नाम देंगे? साई। साई इक्वल टू लिख लो एम्पलीट्यूड। साई बाबा नहीं, साई है। तो एम्पलीट्यूड को क्या लिखेंगे? साई। तो लिख लो साई इक्वल टू एम्पलीट्यूड, मतलब रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका हुआ। तो साई मतलब क्या हुआ? एम्पलीट्यूड। ठीक है, साई मतलब क्या हुआ? एम्पलीट्यूड। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट,
ये जो, अब थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाते हैं, ये जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस एरिया में कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलता है, तो उस चीज को निकाला जाता है, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में जानना है कि किस एरिया में कितना इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना है। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, अब मान लो ये जब इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप हुआ होगा, तो जरूरी थोड़े कि यहीं पर इलेक्ट्रॉन इसके लिए बैठा होगा कि आओ हम ओवरलैप करते हैं, तो यहाँ बैठे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ जा रहा है ना, तो कभी इस एरिया में आ गया होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस चीज को लोकेशन जानना है इलेक्ट्रॉन का, तो हम उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब मान लो कोई, हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं और हमें बॉन्ड बनाना है, अब मान लो हमें ये मार्कर किसी को देना है, अब मैं यहाँ पर खड़ा हो गया हूँ, अब मैं यहाँ से यहाँ घूम रहा हूँ, जब मैं यहाँ आऊंगा तब ना मार्कर उसको दूंगा, जब वहां नहीं आऊंगा तो मार्कर कहां से दे पाऊंगा उसको, यहाँ से मार्कर दे नहीं पाऊंगा। यानी जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तब इसके साथ शेयरिंग में आएगा ना, जब इधर होगा तो शेयरिंग में कहां से आएगा। तो उसके लिए निकाला गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में आने की संभावना कितना है, तो उसको बोला जाता है साई स्क्वायर। तो लिख लो, उसको निकाला जाता है साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये सब हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन अराउंड न्यूक्लियस। तो साई पूछेगा तो साई क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड है, और साई स्क्वायर क्या है, फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं यहाँ चल रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं, अब घूम रहा हूं तो वहां पर उस लोकेशन पे मेरे को होने की कितना प्रोबेबिलिटी है, संभावना कितना है कि मैं इस लोकेशन पे आ जाऊं। मैं लोकलाइज नहीं हूं, मैं बिल्कुल स्थिर नहीं हूं, मैं घूम रहा हूं, तो इस पोजीशन पे आने का मेरे को प्रोबेबिलिटी कितना है, तो वो निकालेंगे हम। तो निकालने का अलग तरीके से निकाला जाता है, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, साई स्क्वायर। अब मान लो मैं मार्कर को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, तो यहां पर आने के लिए कितना इसका प्रोबेबिलिटी है, संभावना कितना है, ऐसे ऐसे मार्कर घूम रहा है, तो उसको निकालने का तरीका होगा, कितने मैथ में पढ़ोगे भी प्रोबेबिलिटी, तो उसको साई स्क्वायर के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर हमने कंस्ट्रक्टिव पढ़ा, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव। तो लिख लो, इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस। ये फिजिक्स का टर्म है, इंटरफेरेंस। स्पेलिंग देख लेना एक बार, कंस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस। अब यहां बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव वेव इंटरफेरेंस। ये जानने के लिए ना, यही सब वेव इंटरफेरेंस, ये क्लियर हो गया। कंस्ट्रक्टिव वाला क्लियर हो गया सबको। अब डिस्ट्रक्टिव सुनो, डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि अभी हम फिजिक्स की तरह सोच रहे हैं, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस। अब ये जो है वो माइनस है और ये प्लस है। अब ये वेव ये ऐसे मिल गया, मतलब हमने यहां पत्थर मारा और वेव ऐसे बना रहा है, यहां हमने पत्थर मारा, अब पत्थर हम यहां मार देंगे तो ये वेव ऐसे चाहेगा, तो इसके हाइट को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, यानी अपोजिट फेज में मिल रहा है दोनों। तो इसमें लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूं कि स्पेस नहीं है, इसमें लिखना डिस्ट्रक्टिव में, व्हेन टू वेव आर मर्ज टू ईच अदर, when two wave are merged to each other in opposite phase, when two wave are merged to each other in opposite phase, when two wave are merged to each other in opposite phase,
then destructive wave interference will form. Then destructive interference will form. ये सब चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब जानने के लिए। बॉन्डिंग क्या है, बीएमओ क्या है, एबीएमओ क्या है, उसके बाद बताएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO। तो ये डिस्ट्रक्टिव लिख लिए। अच्छा, यहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रिजल्टेंट भी लिख लो। रिजल्टेंट हम ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा सा हाइट को कम कर देंगे। अब मान लो ऐसा हुआ ना कि जितना पॉजिटिव हो उतना निगेटिव है, तब तो जीरो बना देगा उसको। नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा, ये हाइट ज्यादा है, ये हाइट कम है, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहेगा, अदरवाइज सेम रहा तो जीरो बना देगा। तो डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड जीरो भी आ सकता है। ये फाइनल लिख लेना, ये जो हमने फाइनल बनाया है, ये एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। दिस वन इज एम्पलीट्यूड, ये भी साइज से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है? नहीं। अब आगे देखो, दोनों क्लियर हो गया? फिर सब इस पॉइंट पर आते हैं। अगर इसका एम्पलीट्यूड साई ए है और इसका एम्पलीट्यूड साई बी है, दोनों का अलग अलग एम्पलीट्यूड मानते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, साई ए प्लस साई बी। तो ये भी लिखो फिर से, इसका एम्पलीट्यूड साई ए है, इसका एम्पलीट्यूड साई बी है, तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड साई ए प्लस साई बी होगा। सारा चीजें खुद से लिखना है, जो मैं बोर्ड पे लिखूं तुम्हारे नोटबुक पे होना चाहिए। लिख लिए? चलो, तो इसको मैं हटा रहा हूं। ये समझ में आ गया ना कि ये क्या है। अब हम थोड़ा सा इस पे बात कर रहे हैं। अगर यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन साई स्क्वायर है, साई ए स्क्वायर है और यहां पर साई बी स्क्वायर है, तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, साई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फिर से लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर साई स्क्वायर है, साई बी स्क्वायर है, तो यहां प्रोबेबिलिटी क्या होगा, साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। अच्छा, साई क्या है, साई स्क्वायर क्या है, क्लियर हो गया होगा। साई ए और साई ए बी क्या है, साई ए एम्पलीट्यूड और साई ए स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। चलो, अब यहां पर ये साई ए प्लस साई बी का, साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा वैल्यू, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। यहां पर ऐसे लिख लो और स्टार लगा लो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारे एक ही चीज में हौच पौच हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लो, मैं बताऊंगा कि इसका क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहां लिख लो, यहां क्या लिखेंगे, यहां साई ए है और ये साई बी है, तो यहां क्या हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी। अब जो भी बड़ा हो, अगर ये दोनों इक्वल है तो जीरो हो जाएगा, ये बड़ा है तो ये होगा, नहीं तो जो बड़ा होगा उसको ऐड कर, मतलब सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या होगा, किस चिंतन मिनन में बैठे हैं, लिखो, चिंतन कर रहे हो क्या, कहां आ गए हम, किस दुनिया में आ गए हैं। सारे चीजें लिखना है, साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर क्या होगा इसका,
साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। साई ए, साई का मतलब समझ में आ गया है ना? तो ये लिखो, अब इसका मीनिंग समझा रहा हूं। यहां भी लिख के और आप स्टार लगाओगे, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं बता रहा हूं क्या पूछा जाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये हमारा हुआ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बताने के पीछे इतना बेसिक चीजें। क्या क्या सीखे बेसिक चीज में? साई क्या होता है, साई स्क्वायर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वेव बनाता है, एक एओ जब मिलता है तो बीएमओ और एबीएमओ बनता है, बीएमओ क्या होता है उसी के बारे में हम जानना चाह रहे हैं क्या होता है। सोजिंगर वेव आ गया, दो साई मिल गए, दो वेव मिल गया, कंस्ट्रक्टिव पढ़ लिए, डिस्ट्रक्टिव पढ़ लिए, ये सब चीजें अब पढ़ लिए। अब ध्यान से सुनो, अब यहां से हम सब जितना बेसिक पढ़े हो इससे हम अटैच कर रहे हैं। जितना अभी तक बेसिक हमने पढ़ाया सबको हम यहां से बीएमओ और एबीएमओ का मीनिंग निकाल रहे हैं। और ये सब चीजें वीबीटी में नहीं था, क्योंकि उसको वेव के बारे में नॉलेज ही नहीं था। तो अभी तक जो वेव हमने पढ़ा वो वेव जो है वो एमओटी यानी तब तक केमिस्ट्री में जनरेट हो चुका था। अब ध्यान से सुनना, अब वीबीटी क्या बता रहा है? ओवरलैपिंग में वीबीटी ऐसा नहीं कि एमओटी जो है वो अलग चीज बता रहा है, ओवरलैपिंग ही बताता है। अब ध्यान से सुनना, अगर हाइड्रोजन का ये एटम और ये एटम यानी एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करने गए होंगे तो दो संभावना है, या तो दोनों ये वेव सेम फेज में मिल गए होंगे या दोनों अपोजिट फेज में मिले होंगे। यही संभावना है ना? कोई तीसरा संभावना? तीसरा संभावना, दो वेव सेम फेज में मिले होंगे या दोनों अपोजिट फेज में मिले होंगे। दो सेम फेज में मिले होंगे या दोनों अपोजिट फेज में मिले होंगे, यही हो सकता है ना? लेकिन वीबीटी को इस चीज का नॉलेज ही नहीं था कि सेम फेज है कि नहीं, वो वेव के बारे में बता ही नहीं रहा था। तो यहां से हम ये बोलेंगे कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल व्हेन कंबाइंड विल बी इन सेम फेज, जब ये ओवरलैपिंग करने आया होगा तो ये वेव सेम फेज में मिल गया होगा। तो हम यहां से लिखेंगे व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल आर merge into सेम फेज, जब ये दोनों सेम फेज में मिलेंगे तो क्या बनेगा? कंस्ट्रक्टिव वेव का फॉर्मेशन होगा। और कंस्ट्रक्टिव वेव के बनने से उसको हम जो ऑर्बिटल्स तैयार होता है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी यहां से हम सब कुछ अब वेव के टर्म में दिख रहे हैं जिसको बोलते हैं बीएमओ। यानी जब ये दो वेव सेम फेज में मिले होंगे तो सेम फेज में मिलना अच्छा बात है, तो वहां से एक ऑर्बिटल जनरेट हुआ होगा, एक वहां से ऑर्बिटल जनरेट हुआ होगा। तो मैं डायग्राम भी बना रहा हूं, ये एस अ प्लस, इस पे लिख देता हूं, इसको पहले लिखो। यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना? चलो, अब मैं यहां पर अब डायग्राम के साथ बना रहा हूं, प्लस माइनस, एस में भी हम प्लस माइनस लेंगे। प्लस वीबीटी में नहीं लेता था,
प्लस और माइनस। ये क्या है, ये मत सोचना है कि चार्ज है, चार्ज नहीं है, ये क्या है, वेव का साइन है। दिस वन इज साइन ऑफ वेव। अब मुझे बताओ ये जो वेव है इसका साइन क्या है, प्लस है, तो यही प्लस लिखा हुआ है। इसका साइन क्या है, माइनस, मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके साइन को बताया गया है। दिस वन इज प्लस और दिस वन इज माइनस। इसके पास क्या है, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। अब ये दोनों कौन सा फेज में मिल रहा है, सेम फेज में मिल रहा है, यानी कंस्ट्रक्टिव वे पे मिल रहा है, सेम इंटरफेरेंस है इसका। तो यहां जो बनेगा वो एक हमें बीएमओ बनेगा और इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब यहां पर प्लस होगा, यहां माइनस होगा और यहां माइनस होगा। ध्यान से सुनना, यानी कि जब ये दोनों सेम फेज में मिले हैं तो एक एमओ बना है जिसको हम बोलते हैं बीएमओ। समझ में आ गया? तो इस चीज को ऐसा नहीं कि VBT ने नहीं बताया था, लेकिन उसको इसका नॉलेज नहीं था और साइन का नॉलेज नहीं था। VBT में साइन नहीं आता है, भले वहां लिखा होगा साइन, लेकिन VBT में साइन नहीं, क्योंकि वहां वेव का बारे में नॉलेज ही नहीं था, तो साइन कहां से लाएगा वो। ये प्लस और माइनस का VBT के पास नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो वेव के बारे में जानता नहीं था वो समय, तो इसीलिए उसके अंदर वो साइन नहीं लाया जाता है, क्योंकि उस समय वेव के बारे में केमिस्ट्री में डिस्कवरी हुआ ही नहीं था। तो ये सेम फेज में मिले तो बीएमओ बना। अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट। अब इसका दोनों का मिलना ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्या हो, अपोजिट फेज में हो। तो हम ये बोलेंगे व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल आर मर्ज इनटू अपोजिट फेज, अपोजिट फेज। ऐसा हो सकता है ना कि इसका प्लस और इसका माइनस, यानी इसका प्लस और इसका माइनस मिले तो क्या बनेगा, ये हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं। ऐसे क्यों लिखेंगे हम बता रहे हैं। ये ऐसे लिखते हैं, यहां माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, यहां माइनस है तो माइनस लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो। इसको हम बोलते हैं कि जब ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस मिल गया है, यानी अपोजिट फेज में मिला है, तो कौन सा बनेगा, डिस्ट्रक्टिव है। और डिस्ट्रक्टिव वेव जब बनेगा तो उसको बोलते हैं एबीएमओ। एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज नोन एज एबीएमओ। और यही VBT को नॉलेज नहीं था, VBT केवल बार बार बीएमओ बना रहा था और ये बीएमओ नहीं बना रहा था, उसमें भी साइन नहीं दिखा रहा था। तो इसीलिए बोला जाता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइंड होगा तो दो तरह से कंबाइंड होगा, या तो दोनों सेम फेज में हो जाए या तो दोनों अपोजिट फेज में हो जाए, तब एक बीएमओ बनाता है और एक एबीएमओ बनाता है। इसीलिए बार बार तुम जब कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे तो उस कॉन्फ़िगरेशन में देखे होगे सिग्मा 1s2 लिखे थे तो सिग्मा NT भी लिखा करते थे, लिखते थे कि नहीं। हर बार जितना भी था उसका एंटी लिखते थे हम, यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, यानी जब ये वेव मिलता था तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दोनों प्रोबेबिलिटी लिखा जाता है। तो जब जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा तब तब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होगा, एक होगा बीएमओ और दूसरा होगा एबीएमओ। अब ध्यान से सुनना अगला पॉइंट, ये लिख लिए होगे, ये क्लियर हो गया होगा। तो बीएमओ एबीएमओ समझ में आ गया। अब इसके बारे में बता रहा हूं कि ये ऐसा ही क्यों बना है, तो ध्यान से सुनो। जब बॉन्डिंग बना था तो इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर कितना लिया करते थे, साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। अब ध्यान से सुनना इसका कहानी।
जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप होगा तो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो संभावना होगी वो हमारा एक्चुअल क्या होना चाहिए था, साई ए का स्क्वायर और साई बी का स्क्वायर होना चाहिए था, ये होना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन ये इतना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में मिलेगा तो उसके न्यूक्लियस के पास इतना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की संभावना हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन टू साई ए साई बी, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं। और न्यूक्लियस के पास इतना इलेक्ट्रॉन बढ़ना हमारे लिए क्या है, अच्छा बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा जितना न्यूक्लियस के पास रहेंगे उतना ही अच्छा है। इसीलिए यहां पर आपको विड्थ दिखाया, मतलब यहां पर ज्यादा विड्थ है और यहां पर कम विड्थ है, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन्स किधर भाग रहे हैं, न्यूक्लियस की तरफ भाग रहे हैं, इसीलिए यहां पर ज्यादा विड्थ दिखाया जाता है और यहां कम विड्थ दिखाया जाता है, क्योंकि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ बढ़ता है। आपसे पूछा जाएगा कि जब दो वेव आपस में मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स किधर भागेगा, तो दो वेव जब कंस्ट्रक्टिव बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स कहां भागेंगे, न्यूक्लियस की तरफ। तो इतना टू साई ए साई बी, इतना इलेक्ट्रॉन जो है, यानी इतना प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए यहां पर आपको विड्थ ज्यादा करके दिखाया जाता है। इसीलिए यहां पर आपको विड्थ ज्यादा दिखाया जाता है, समझ में आ गया। और यहां विड्थ क्या कर छोटा दिखाया जाता है, क्योंकि जब दो कंस्ट्रक्टिव वेव बनेगा तो अच्छा बात है, और अच्छा बात है यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि जब दो वेव मिलेंगे तो कितना प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस की तरफ बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियस की तरफ इतना इलेक्ट्रॉन्स का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसलिए विड्थ ज्यादा होता है और अच्छा बात है हमारे लिए, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास आना क्या है, अच्छा बात है। अब ध्यान से सुनना, जब दो अपोजिट फेज में मिले थे तो हमने क्या लिखा था, दो अपोजिट फेज में मिले थे तो क्या लिखे थे, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, इतना तो होता ही है, साई ए माइनस साई बी का स्क्वायर, यही था ना, माइनस टू साई ए साई बी, यानी इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के पास फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इतना कम हो जाता है, यानी अच्छा बात नहीं है कम होना। तो when two wave are in merge in opposite phase, then two psi a psi b electron will reduce to the center of nucleus, और ये इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगते हैं, किधर, न्यूक्लियस से दूर भागने लगते हैं। इसीलिए रुक जाओ मौसी, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो है ये दूर भागने लगते हैं, इसीलिए इधर विड्थ ज्यादा होता है और इधर विड्थ कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे आपको दिखाया जाता है। अब यहां पर ऐसे दिखाया गया है, ऐसे दिखाने का मतलब ये है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो एक ऐसा भी एरिया आता है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना 0 होता है, तो ये ऐसा पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना 0 है, उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, तो लिख लो, नोडल प्लेन्स मींस फाइंडिंग, नोडल प्लेन्स मींस फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 और लेस देन 5%, ऐसा बोला जाता है। नोडल प्लेन इज फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0% और लेस देन 5%, लेस देन 5%, 0% और लेस देन 5%, इसको बोलते हैं नोडल प्लेन।
तो कल हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम कल के लेक्चर में आपको बताएंगे कि जब दो ऑर्बिटल साइन के साथ मिलेंगे तो उसका जनरेशन कैसा होगा, ये सब हम कल ड्रॉ करके बताएंगे। यानी कल हम बताएंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO उसको बोलते हैं। ये LCAO ही है, यही है LCAO, इसको बताना इसी को बोलते हैं LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कंबाइंड हो रहे हैं, कैसे ओवरलैप हो रहे हैं सेम साइन में और अपोजिट साइन में, इसको बोलते हैं LCAO। ये LCAO ही बता रहा, तो कल मैं इसको सेपरेट बताऊंगा, ये मैं एग्जाम्पल के साथ बताया हूं। तो अब कल और क्लियर बताएंगे यहाँ पे नोडल प्लेन किसमें कितना जनरेट होता है। तो इसमें नोडल प्लेन नहीं हुआ, तो नोडल प्लेन के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी केवल डिफाइन किया है। तो यहां लिख लेना नोडल प्लेन इक्वल टू 1, नोडल प्लेन इक्वल टू 1। और यहाँ नोडल प्लेन कितना है, यहाँ नोडल प्लेन 0 है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना नहीं है, सारे जगह पे मिलता है। लेकिन इस केस में एक ऐसा भी लोकेशन आएगा जहां इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना 0 होगा, दैट इज नोडल प्लेन। ठीक है, तो आज क्या क्या समझाया, BMO क्या है और ABMO क्या है, इतना ही। कल बताएंगे LCAO, कैसे ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं और उनमें कैसे हम बनाते हैं, साइन कैसे लगाते हैं। ठीक है, यहां पर माइनस भी कभी होगा, सब्ट्रैक्ट भी लिखेगा, तो सब कल बात करेंगे। ये आज सिखाया बस BMO और ABMO। कोई डाउट है तो बोलो।